have you people have ever an idea of current affairs? What is current affairs? कोई एक दो लोग चैट में लिखें। ओके जी, करंट अफेयर्स का मतलब वैसे तो होता है हालाते हाजरा, क्या चल रहा है इर्द गिर्द, लेकिन उसको सीएसएस की स्कीम में कैसे देखते हैं? वैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की जबान में इसको कंटेम्पररी अफेयर्स भी कह रहे होते हैं, समटाइम्स वर्ल्ड अफेयर्स भी कह रहे होते हैं। करंट अफेयर्स देखें, इस CURRENT इस वर्ड में ही छुपा हुआ है सारा इसका ब्रेकअप। सी से कंसाइज, कंसाइज मीन बहुत एक्सपेंडेड नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, मुख्तसर लेकिन अहम। सॉरी मैंने कंप्रीहेंसिव लिख दिया, कंसाइज, कंसाइज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ, रीजनल इलाकाई। अब रीजन क्या है? साउथ एशिया एक रीजन है, सेंट्रल एशिया जिसमें ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान है वो एक रीजन है। कल ही एक वाकया शुरू हुआ है, यार वैसे उसका बड़ा मुश्किल सा नाम है, मेरी जबान पे नहीं चढ़ता, अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान वो एक झड़प शुरू हो गई है, तो वो भी रीजनल इश्यूज में आएगा। साउथ वेस्ट एशिया या पर्शियन गल्फ, ये ईरान से ऊपर आप इसमें जाएं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है उसमें, तो ये सारा आ जाता है रीजन में। तो रीजनल लेवल पे जो हो रहा है करंटली, करंटली मींस इस साल में और पिछले साल में, इसको हम करंट कह रहे होते हैं, कंटेम्पररी कह रहे होते हैं, हालिया कह रहे होते हैं। रेट्रोस्पेक्ट, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मीन रीजनल लेवल पे जो इश्यूज हो रहे हैं उनका मुख्तसर एक पस मंजर आपको पता होना चाहिए और उसकी समझ होनी चाहिए। समझ कोई वो वाली नहीं कि जो वर्ल्ड अफेयर के एक्सपर्ट वाली हो, जनरल लेवल पर एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मिसाल अगर कोई आपके सामने नाम ले, सार्क क्या है, तो आप परेशान हो, मैं पता नहीं किस चीज का पूछ लिया, राइट? तो सार्क के इश्यूज क्या हैं, सेंट्रल एशिया के इश्यूज क्या चल रहे हैं, और करंट में इश्यूज वही होते हैं जो एक्चुअली दुनिया में हो रहा होता है। अगर सेंट्रल एशिया में कोई बर्निंग इशू नहीं है, कोई बात नहीं हो रही, तो उस पर कोई टॉपिक फिर अंडर कंसिडरेशन आएगा भी नहीं कि इसको करंट अफेयर की कैटेगरी में हम डाल सके। फिर है जी रेट्रोस्पेक्ट, ये हो गया इकोनॉमिक्स। समटाइम्स कुछ इकोनॉमिक इश्यूज इतने हाईलाइट हो जाते हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट बन के सामने आते हैं कि वो फिर करंट अफेयर्स का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए कोई आपको इकोनॉमिस्ट होना जरूरी नहीं है। अगेन जनरल एक अंडरस्टैंडिंग उसकी आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है नेशनल। नेशनल मींस, मैंने थोड़ी देर पहले पाकिस्तान अफेयर्स में कहा ना कि पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस के अब 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा प्री पार्टीशन 1857 से 1947, दूसरा हिस्सा पोस्ट पार्टीशन 1947 से टिल टुडे, और तीसरा हिस्सा है पाकिस्तान कंटेम्पररी अफेयर्स, पाकिस्तान के हालिया हालात मामलात। तो ये वाला जो है ना नेशनल, ये वही जो पाक अफेयर वाला मैंने आपको बताया है वो चीज है। और अब जो थोड़ी देर पहले जो मुझसे सवाल पूछा गया था पाक अफेयर्स क्लास में, उसको भी मैं एड्रेस करूंगा। ट्रांसनेशनल, ट्रांसनेशनल आप MS वर्ड पे जाके ये लिख लें और उस पर राइट क्लिक करें और सिनोनिम्स में जाएं, तो सिनोनिम्स में पहला सिनोनिम इसका जो आपको नजर आएगा वो है इंटरनेशनल। तो इससे समझ हमें ये आया कि हमारे अपनी स्टेट के अंदर, मुल्क के अंदर, हम जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन में तो हमारा नेबरहुड है, प्लस इर्द गिर्द के रीजन्स के अंदर, और इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, अब इस वक्त क्या हो रहा है, कंटेम्पररी अफेयर्स में क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर को अगर सिर्फ आप टॉपिक से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले इसकी स्कीम को समझें, और स्कीम मैंने आपको समझा दी है। अब देखें, अगर हम इस साल का जायजा लें तो इस ब्रेकअप के अकॉर्डिंगली कौन से इश्यूज हैं जो सरफेस पे हाईलाइटेड हैं। उसमें कोविड-19, पेंडेमिक एंड पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर। अच्छा, अब वर्ल्ड ऑर्डर बजाहिर IR का टॉपिक है, जो कि है, लेकिन अब पेंडेमिक आ जाने की वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 साल बाद इतनी बड़ी पेंडेमिक आई है, पहले 1918 और 20s में आई थी स्पेनिश फ्लू, और उसके बाद अब आया है,
तो वर्ल्ड ऑर्डर का जो फ्रेज, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये अब टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी हुई है, ये हर जगह डिस्कस हो रही है, अब ये कंटेम्पररी अफेयर्स की डिस्कशंस में इन है। तो आपको वर्ल्ड ऑर्डर वाला क्वेश्चन बिल्कुल कोविड-19 से रिलेटेड करंट अफेयर के पेपर में आ सकता है और उस पर आपने हैरान बिल्कुल नहीं होना। हम जब ये क्लास आगे के दिनों में चलाएंगे तो उसमें आई विल मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपने जो है वर्ल्ड ऑर्डर को कोविड-19 के पर्सपेक्टिव में समझना है कि इसने क्या असरात मुरतब किए। ये मैं इंटरनेशनल लेवल के टॉपिक्स बता रहा हूँ। फिर है इसके अलावा जो चीज पिछले 2-3 सालों से चली आ रही है और अभी अगेन कोविड ने एडेड फ्यूल ऑन इट कर दिया है, वो है यूएस वर्सेस चाइना। इस वक्त एक पहले से चली आ रही सुपर पावर है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो थोड़ी सी थक गई है और उसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक अफेयर्स पे ग्रिप वीक हो गई है, लेकिन वर्ल्ड मिलिट्री अफेयर्स में और अपने वर्ल्ड ऑर्डर के थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसने क्रिएट किया हुआ है वो अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सुपर पावर है। पर उसको चैलेंज कर रही है एक यंग, पीसफुली एलिवेटेड अपकमिंग सुपर पावर जिसका के नाम है चाइना। तो जिसमें ट्रेड वॉर्स वाला भी सीन आ जाता है, इसमें टेक्नोलॉजी वाला भी पॉलिटिक्स का सीन आ जाता है और अब तो कोविड वाला मामला भी है, क्योंकि ट्रंप साहब इसको कोरोना वायरस नहीं कहते, वो इसको चाइना वायरस कह रहे होते हैं। तो इस पे भी बात होगी। न्यू डेवलपमेंट्स इन मिडिल ईस्ट, वेरी गुड। मिडिल ईस्ट में बैरूत में जो लेबनान का कैपिटल है, कुछ अर्सा पहले क्या हुआ, अचानक धमाका हुआ। धमाके तो पाकिस्तान में भी कितने होते रहे, टेररिस्ट एक्टिविटी, पर कोई हुकूमत तो नहीं बदली। लेकिन उस एक ब्लास्ट ने बैरूत में जो हुआ, लेबनान में जो सिटिंग गवर्नमेंट थी वो बदल दी, नंबर 1। नंबर 2, रिसेंटली अब्राहम अकॉर्ड हुआ है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल को डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया है। अब पैलेस्टाइन इशू अगेन करंट अफेयर का हॉट इशू बनने जा रहा है, क्योंकि जब हम पैलेस्टाइन इशू की बात करते हैं तो पैलेस्टाइन इशू के अंदर हम 1 स्टेट और 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं और ट्रंप साहब ने 70 इयर्स की यूएस फॉरेन पॉलिसी चेंज कर दी है फ्रॉम 2 स्टेट टू 1 स्टेट सोल्यूशन। ये भी इंटरनेशनल लेवल पे भी है और रीजनल लेवल पे भी है, ये कॉम्बो इवेंट है, दोनों कैटेगरीज में फॉल करता है। और फिर इस तरह से जो सऊदी वर्सेस ईरान रिवलरी है और जो रशिया वर्सेस यूएस रिवलरी है इन मिडिल ईस्ट, वो और डीपनिंग होती जा रही है। अच्छा, फिर है जी नॉर्थ साउथ गैप, एसडीजीज इन द एज ऑफ पेंडेमिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके पे ऐसे भी आ सकता है। नॉर्थ साउथ गैप का मतलब ये होता है कि अगर आप इस बोर्ड को वर्ल्ड मैप तस्वर कर लें तो साउथ की डायरेक्शन ऊपर को बनेगी, नहीं, नॉर्थ की डायरेक्शन ऊपर को बनेगी, साउथ की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स बनेगी। तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जो नॉर्थ में आते हैं वो डेवलप्ड वर्ल्ड कहलाता है, यानी अमीर मुल्क कहलाते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज स्टेट्स जो साउथ में आती हैं वो कहलाता है अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड, गरीब मुल्क या तरक्की पजीर मुल्क। तो नॉर्थ साउथ डिवाइड या जो गैप है वो इस पेंडेमिक के दौर में खुल के सामने आया है, क्योंकि हर कंट्री का पेंडेमिक पे रिस्पॉन्स डिफरेंट है। साउथ वालों का डिफरेंट है और नॉर्थ वालों का डिफरेंट है। अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है कोविड-19 से। तो इंस्पिरेशन कहां से ली जाती है? उनसे जो डेवलप्ड है, लेकिन उधर क्या हाल हो रहा है आपके सामने ही है। अच्छा, अब रीजनल इश्यूज की तरफ आते हैं। रशिया, टर्की एंड ईरान, ये मिडिल ईस्ट में एवॉल्व होने वाला, उभरने वाला नया इत्तेहाद है, अलायंस है, और ये काउंटर यूएस अलायंस है। फिर चाइना ईरान ने चाबहार डील कर ली है रिसेंटली। चाबहार पहले इंडिया ईरान कहलाता था डील, अब उसमें से इंडिया वाइप आउट, निकाल दिया है, मक्खन में से बाल की तरह इंडिया को निकाल के बाहर कर दिया है चाइना और ईरान ने।
बहुत इंपॉर्टेंट डील है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल इशू है। इसका कनेक्ट सीपैक के साथ भी है, इसका कनेक्ट पर्शियन गल्फ की पॉलिटिक्स के साथ भी है, और इसका कनेक्ट पिछले साल मार्च 2019 में पोर्ट ऑफ ओमान और पोर्ट ऑफ सलाला ओमान की गवर्नमेंट ने लीज पे दे दी है यूएस को, जिस तरह हमने गवादर पोर्ट लीज पे दी है, उससे भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। यानी यूएस और चाइना अब इस एरिया में, इस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट वाटर रूट पे आमने सामने आ चुके हैं। फिर है जी न्यूक्लियर साउथ एशिया। अब देखें, जब से ये 27 फरवरी वाला इशू हुआ है, जो एक एरियल बैटल छोटी सी हुई बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, अब चाहे इस पे सवाल आए या ना आए, ये पिछले साल से लेके अब तक ये और कश्मीर इशू हाईलाइटेड है। तो न्यूक्लियर, कश्मीर को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। इमरान खान साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ नेशनल असेंबली क्या कहा है एज प्राइम मिनिस्टर के इंडिया की तरफ से मिसाइल अटैक होने वाला था। ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है ना, तो अब न्यूक्लियर वेपन्स साउथ एशिया वाला जो टॉपिक्स हैं एक दो, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स फॉर CSS 2021। फिर जनाब पाकिस्तान का करंट अफेयर जो है, पाकिस्तान का उसमें क्या चल रहा है? उसमें पाकिस्तान के रिलेशन विद नेबर्स हैं, पाकिस्तान के रिलेशन विद यूएस, रशिया, टर्की एंड सऊदी अरेबिया हैं। हमारी इकोनॉमी आपको पता ही है किन हालात में चल रही, तो इकोनॉमी पे क्वेश्चन तो एक प्रिपेयर करना पड़ेगा जनरल सा। और क्लाइमेट चेंज है, सीपैक का सेकंड फेज शुरू हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला फेज कंप्लीट हुआ, दूसरा फेज शुरू हो गया है और थर्ड फेज में सीपैक कंप्लीट हो जाएगा। रीजनल एंड इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, एंड अगेन टॉप ऑफ द लिस्ट है कश्मीर। अभी आप मुझे 1 मिनट का वक्फा देंगे, अजान हो रही है, मैं चुप रहूंगा, अजान हो जाएगी तो फिर मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। पे कश्मीर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो मुझसे पूछा गया पिछली पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास में कि जो फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन होंगे या जो स्टेट्स के साथ रिलेशन के क्वेश्चन होंगे, तो उसका हम आंसर कैसे करेंगे? उसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर पाक अफेयर में भी आपसे पूछ लिया जाएगा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन, पाकिस्तान के रिलेशन किसी और स्टेट्स के साथ, उसका क्वेश्चन किसी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की डोमेन में या किसी एक स्टेट की पर्सपेक्टिव में, जैसे अभी एक क्वेश्चन 2020 के पाक अफेयर्स के पेपर में आया था कि पाकिस्तान SCO से क्या बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। स्पेसिफिकली अगर हम रशिया के साथ अपना जो रिसेंट ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हैं उसको जहन में रखें, तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं उस क्लास में भी और इस क्लास में भी कि पाकिस्तान अफेयर जो है उसका एक अपना भी करंट वर्जन है। तो जब पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको वैसा ही अटेम्प्ट करना है जैसा कि आप पाक अफेयर्स में करते हैं। हिस्ट्री में टू मच नहीं जाना, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आज के हालात पे तो आप हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, अगर क्वेश्चन आज के हालात पे नहीं है, जनरल है, तो फिर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर देंगे। ये बुनियादी फर्क होगा। इसके अलावा नहीं, कश्मीर पाक अफेयर का भी टॉपिक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पाक अफेयर का भी टॉपिक है और करंट अफेयर्स के भी टॉपिक है, और अब तो ये एसए के भी टॉपिक बन चुके हुए हैं। पाक अफेयर्स की क्लास जिन लोगों ने अटेंड की उनके लिए मैसेज ये है कि पाक अफेयर्स के पेपर को अगर आप पूरा टाइम देके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, टेस्ट टाइम से देंगे और जो मटेरियल दिया जाएगा उसको पढ़ लेंगे, दो चीजें होती हैं। मुझसे अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो पढ़ नहीं रहे, आप सीख रहे हैं, पढ़ना आपको आता है, राइट? पढ़ना खुद होता है। तो आपको फायदा ये होगा कि एसए के अंदर वो टॉपिक्स जो पाकिस्तान से रिलेटेड पूछे जाते हैं, पाक अफेयर्स की अच्छी प्रिपरेशन करके वो तमाम टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार किए जा सकते हैं। ये आपका बाय वन गेट वन फ्री वाला काम चल रहा है। मिसाल डेमोक्रेसी के साथ पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं वो आप पढ़ लेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट भी डेवलप हो जाएगा, माइंडसेट भी क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, जाहिर सी बात है, इधर 20 नंबर का क्वेश्चन है पाक अफेयर्स में, उधर 100 मार्क्स का ऐसे, तो उसको एक्सपैंड जरूर करना पड़ेगा। अब करंट अफेयर की तरफ आते हैं। तो आज जिस वक्त मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही है, मेरी इतलात के मुताबिक, अगर मैं गलत हूं तो माफ कर देना, लेकिन अब्दुल्ला जो है चीफ एग्जीक्यूटिव अफगानिस्तान के, मतलब इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर,
वो पाकिस्तान के ऑफिशियल विजिट पे हैं, और जब अब्दुल्ला पाकिस्तान के ऑफिशियल विजिट पे हैं तो देन इट मींस बात हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान रिलेशंस की। लेकिन ये बात अब सिर्फ दो नेबरिंग स्टेट्स के रिलेशन तक महदूद नहीं है। अब अफगानिस्तान एक इंटरनेशनल इशू बन चुका हुआ है, और हमारा चूंकि नेक्स्ट डोर नेबर है, तो अगर आपके नेक्स्ट डोर नेबर के घर में आग लगी हो तो नुकसान तो आपको भी पहुंच रहा होता है, और हमें तो अच्छा खासा नुकसान पहुंच चुका हुआ है। तो अब हम इससे खुद को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो आप अगर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस को सिर्फ विद द प्रिज्म ऑफ नेबरिंग स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप इसको सही तरह से नहीं समझ पाएंगे। आपको इसकी इंटरनेशनल डायमेंशन भी देखनी है, रीजनल प्लेयर्स भी देखने हैं, इरिटेंट्स भी देखने हैं, और पाक अफगान रिलेशंस को भी देखना है, पाकिस्तान की पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान भी देखना है। तो अभी मैं इसको बोर्ड पे थोड़ा सा वर्कआउट करता हूं, तो आपको मजीद ये वाली चीज समझ आएगी कि हम पाक अफगान पे बात करते हैं। तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही, या वॉइस प्रॉब्लम है, तो जरा गौर से देख लिया करें। जब म्यूट होगा तो आवाज आपको कैसे आएगी, राइट? ठीक है, लेट्स कम टू द टॉपिक। पाक अफगान रिलेशंस अब सिर्फ पाक अफगान रिलेशंस नहीं रहे, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं। GWOT का मतलब है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जो 9/11 के बाद शुरू हुई, अलकायदा को खत्म करने, उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए वगैरह वगैरह, और अब तक ये जारी है क्योंकि यूएस प्रेजेंस भी वहां पे मौजूद है। अफगान गवर्नमेंट, GOV लिखा है, अशरफ गनी ब्रैकेट में लिख दिया। आजकल जो सरबराह हैं, प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के, अफगान गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, वो अशरफ गनी साहब हैं। इसी तरह अफगान तालिबान, द मोस्ट पावरफुल ग्रुप स्टेट विद इन स्टेट इन अफगानिस्तान अगर कोई है तो वो अफगान तालिबान है। और जो रिसेंटली दोहा अकॉर्ड हुआ है, कतर का कैपिटल है दोहा, तो दोहा अकॉर्ड हुआ है जिसको हम अफगान पीस निगोशिएशन, अफगान पीस एग्रीमेंट कहते हैं, तो वो भी अफगान तालिबान के लीडर के साथ ही हुआ है। नॉर्दर्न अलायंस, शुमाली इत्तेहाद, अफगानिस्तान का वो एरिया जो डायरेक्शन में नॉर्दर्न तरफ पे, और उसका बॉर्डर उज्बेकिस्तान से लगता है, फिर रशिया से लगता है, वहां पर नॉन पश्तो स्पीकर्स रहते हैं अफगानिस्तान में। वो जो पर्शियन बोलते हैं उसको दर्री पर्शियन कहा जाता है। और अब्दुल्ला जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अफगान गवर्नमेंट के, आप उसको प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, ये नॉर्दर्न एरियाज पंजशेर वैली के रहने वाले हैं, और उसी स्कूल ऑफ थॉट और इंटरेस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं।
इसके बाद है, यहाँ पे मैंने ये लिस्ट दी है, अगर मैं आपको दिखा सकूं इस तरह से। अब वो कंट्रीज जिनके डायरेक्ट स्टेक्स इन्वॉल्व हैं और वो इस नेगोशिएशन प्रोसेस का भी हिस्सा हैं, वो है पाकिस्तान, बिकॉज वी आर नेक्स्ट डोर नेबर्स, नंबर 1, एंड द मोस्ट अफेक्टेड फ्रॉम ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। रशिया का जो एंट्री है मौजूदा अफगानिस्तान में और इसके पीस निगोशिएशन प्रोसेस में, वो एंट्री है अपना ये 3 साल 4 साल खिताब कर रहा 3 साल 4 साल पहले हुई है। और रशिया की एंट्री से पहली दफा ऐसा मुमकिन हुआ है कि नेगोशिएशन तो इससे पहले भी चल रहे थे, लेकिन डीरेलमेंट बहुत ज्यादा होती थी, प्रोसेस डीरेल हो जाता था। रशिया ने एक स्टेबलाइजर फैक्टर का रोल इसमें किया है, प्ले किया। इसमें कुछ कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और कुछ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो इनडायरेक्टली में नीचे इंडिया का नाम है और चाइना का भी है। अब चाइना का नाम मैं क्यों कह रहा हूं? चाइना का नाम मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाइना ने कुछ साल पहले अफगानिस्तान के माइंस सेक्टर में, ये जो काने खोद के जो वहां से मिनरल्स निकालने, उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है। और बाय इन्वेस्टिंग इन सिंगल sector, that is mining sector, China became overnight the biggest foreign investor in Afghanistan. तो अब जिसने इन्वेस्ट किया, जिसने पैसा लगाया, वो तो नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में अमन ना हो, स्टेबिलिटी ना हो। वो बिल्कुल चाहेंगे कि अफगानिस्तान स्मूथली सरवाइव करे, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट भी सरवाइव हो और वो उससे वो रिजल्ट्स ले सके। तो चाइना इनडायरेक्टली है पार्टिसिपेंट, और इंडिया। अब इंडिया के साथ मसला ये हुआ है कि जब से ये पीस अकॉर्ड की निगोशिएशन शुरू हुई और फिर फाइनली दोहा में ये कोविड वाले सीन से पहले हो गया, जिसको दोहा अकॉर्ड कहते हैं, इसमें इंडिया को और अफगान गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई गई, इनको साइड पे रखा गया। अफगान गवर्नमेंट को फिर कंपैरेटिवली ज्यादा एज और इन्फ्लुएंस हासिल है एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि जितनी भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज हुई हैं अकॉर्ड की, उसको एग्जीक्यूट करना बहरहाल अफगान गवर्नमेंट ने, लेकिन इंडिया को जो है सेट असाइड कर दिया गया है। फिल वक्त इंडिया एक्टिव पार्टिसिपेंट इस पीस नेगोशिएशन का नहीं है। तो दैट इज वन कैन से सेफली एंड ब्रीफली द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान डिप्लोमेसी। ये जो कुछ अरसा पहले तक इंप्रेशन जा रहा होता था कि पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिकली रीजन में आइसोलेट हो गया है, अलग थलग हो गया है, कोई पाकिस्तान के स्टैंड्स इंटरेस्ट के साथ कन्वर्ज नहीं हो रहा कोई भी स्टेट, तो अब ऐसा मामला नहीं रहा। अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, स्टेट्स कम बैक करती हैं, तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा सक्सेसफुल कम बैक किया है, राइट। अच्छा, अब इसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, अगेन ईरान का भी बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान से, वो नेक्स्ट डोर नेबर भी है, और ईरान भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो और उधर से फिर रेफ्यूजीज या मिलिटेंट्स या मिसक्रिएंट्स इनकी तरफ आए और मसाइल पैदा हों। अच्छा, कतर, अब देखें ना, कतर ने तो जो अफगान तालिबान है उनको जगह दी, इमारत दी, ऑफिस बनाने की जगह दी, रहने की, तो उनकी जो पहचान बनी कि पता चला कि अफगान तालिबान की लीडरशिप कौन है, ये कहाँ रहते हैं, तो ये कतर ने किया है और ये बहुत बड़ा काम है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू द वर्ल्ड पीस, राइट। अच्छा, अब इंडिया का मैं बता चुका हूं, सऊदी अरेबिया और यूएसए और सऊदी अरेबिया, दे आर वेरी मच एलाइज ऑफ ईच अदर। अफगान वाली जो वार है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, ये अमेरिकन हिस्ट्री की, यूएस हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट वार है और यूएस हिस्ट्री की कॉस्टलीस्ट वार है, यानी सबसे महंगी और सबसे तवील जंग है। अब कोई भी सदर, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी का हो या वो हो डेमोक्रेट्स का, वो अफोर्ड नहीं कर सकता इस वॉर थिएटर को फर्दर ड्रैग करना, क्योंकि ये यूएस इकोनॉमी के ऊपर एक प्रेशर भी है और यूएस फेस के ऊपर एक पॉलिटिकल, वो क्या कहेंगे, एक सियासी दाग भी है, फेस पे एक स्टेन है उनके ये पॉलिटिकल फेस के ऊपर।
तो फिर भी यूएसए और सऊदी अरेबिया ये स्टेक होल्डर इसलिए हैं कि अफगान तालिबान somehow also follow religiously and politically Saudi Arabia, right? मैं कह रहा हूँ somehow, I'm not saying they totally follow. तो सऊदी अरब जब सोवियत फोर्सेस इधर हुआ करती थी तब भी सऊदी अरब और यूएस एक इम्पोर्टेंट प्लेयर थे अलोंग विद पाकिस्तान, और आज भी सऊदी अरब एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, प्लस यूएसए। अब ट्रंप को इमरान खान साहब या पाकिस्तान की मोहब्बत क्यों इतनी ज्यादा उनको जाग रही होती, तो उसका नेट रिजल्ट, उसका नेट इंटरेस्ट यही है कि पाकिस्तान उन्हें अफगान पीस अकॉर्ड जो दोहा में हुआ है उसको सक्सेसफुल करने में हेल्प आउट करे, मीडिएशन में हेल्प आउट करे, डिप्लोमेसी में हेल्प आउट करे, सेटलमेंट में हेल्प आउट करे। that's what they need Pakistan, but in return definitely Pakistan is somehow getting peace, क्योंकि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी होगी तो हमारे यहाँ भी सिक्योरिटी इश्यूज कम होंगे। पहले हमारे पास एक वल्नरेबल बॉर्डर था इंडिया के साथ जहां हमने रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस लगाई हुई थी, अब हमारे पास दूसरा वल्नरेबल बॉर्डर भी है जहां हमने रेगुलर आर्मी लगा दी है, वो है हमारा बॉर्डर विद अफगानिस्तान। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि यूएस का मैंने आपको बता दिया, तो ये वो प्लेयर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। वैसे जब नेटो फोर्सेस इधर थी वो 2014 में चली गई ओबामा के दौर में, अब सिर्फ यूएस फोर्सेस हैं, उनके बगराम एयरबेस है और एक और एयरबेस है। तो तब टर्की का भी बहुत इन्फ्लुएंस था और टर्की ने पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को कम करने के लिए एक क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बनाया था, यानी 4 कंट्रीज का एक डिप्लोमेटिक ग्रुप बनाया था जिसमें पाकिस्तान, टर्की, अफगानिस्तान और ईरान था। तो टर्की एक इनडायरेक्ट और डिस्टेंट प्लेयर है बट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन पीस टॉक में नहीं है। इस वक्त टर्की बहुत ज्यादा एक्टिव है, कहां? मिडल ईस्ट के अंदर। अब ये एक ओवरव्यू है पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस के हवाले से, जो एक इंटरनेशनल शिफ्ट हुए बिल्डिंग में, तो जरा ड्रिल मशीन की आवाज इतनी ज्यादा थी कि मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पानी थी। फिर आपने लिखना था तस्वीर आ रही है आवाज नहीं आ रही, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं चुप हो जाऊं। ठीक, अच्छा, तो ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। पाकिस्तान अफगान इश्यूज में, पाकिस्तान और अफगान रिलेशंस को जब समझना होता है तो इसमें पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी देखनी होती है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है इसका पता होना चाहिए आपको, प्लस ये कि 9/11 के बाद पाक अफगान रिलेशंस में क्या अप्स एंड डाउन्स आए, कारजाई के होते हुए क्या स्टेटस था और कारजाई के बाद क्या फर्क है, मुशर्रफ और कारजाई के टाइम पे क्यों नहीं रिलेशन सरवाइव कर रहा था, उसके बाद क्या रहा और आज क्या है, और इरिटेंट्स, कांटे कौन से हैं जो इस अमन की राह में और अच्छा ताल्लुक डेवलप करने की राह में रुकावट है, इनका पता होना जरूरी है। अभी मैं सिर्फ आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ये एक ऐसी टर्म है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती आई है पाक अफगान रिलेशंस और पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी के हवाले से, राइट? तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद वी शैल एंड टुडेज डेमो लेक्चर। आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगा जो आपने कमेंट्स बॉक्स में लिखे होंगे, चैट बॉक्स में। तो ये टर्म यूज हुई जब सोवियत यूनियन, सोवियत फोर्सेस 1989 में, मतलब उनका इनकलाब, उनका अफगानिस्तान छोड़ के जाना 2 साल में मुकम्मल हुआ, तो 1990 से 1989 से लेके ऑनवर्ड्स पूरे 90s के डिकेड में हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ का लफ्ज सुनने को मिलता रहा जब जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान डिस्कस हुई, सिविल मिलिट्री क्लैश वर्जन सामने आया और इसको हम कहते हैं पाकिस्तान अफगान पॉलिसी।
ये टर्म स्ट्रेटेजिक डेप्थ कॉइन की थी जनरल मिर्जा असलम बेग ने, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे जनरल सदर ज़ियाउल हक के त्यारे के हादसे के बाद, क्योंकि उनके साथ कुछ और जनरल्स का की भी डेथ होगी जो त्यारे में बैठे हुए थे, सबसे सीनियर यही थे, तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। अब जब बेनजीर साहिबा की 1989 के इलेक्शन या 88 के इलेक्शन के बाद हुकूमत आई, तो उसमें जनरल असलम बेग साहब टेलीविजन पे आके ARY या किसी चैनल पे इंटरव्यू में ओपनली कह चुके हैं कि मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, जो कि प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेने अगले दिन जा रही थी, उनको मैंने डिनर पे इनवाइट किया और उन्हें मैंने कहा कि आप के वालिद के जो भी मामलात ज़ियाउल हक साहब के साथ रहे, आप प्लीज कोई एक्शन ना लें कि उसका फौज से आपने कोई मतलब रिवेंज नहीं लेना। दूसरा मैंने कहा कि आप अफगान पॉलिसी को ऐसे ही कंटिन्यू रहने दें, जिसका मतलब था स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ है क्या? स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब ये है, आसान तरीके से समझाता हूं। मेरे पास एक घर है, घर में कुछ कीमती सामान है, लेकिन मेरी दुश्मनदारी भी है। अब मैंने क्या किया है कि अपने घर से दूर एक दोस्त का घर है, उसका एक कमरा फारिग है, उसकी चाबी भी मैंने उससे लेके रखी हुई है। अब मैं करता क्या हूं कि जब मुझे खतरा होता है कि अब जिनसे मेरी दुश्मनी है, फायरिंग शायरिंग होगी, मसला होगा, मैं अपनी वो कीमती चीजें अपने दोस्त से जो मैंने कमरा लिया हुआ है, चाबी ली हुई है, उधर जाके छुपा देता हूं। मैं क्या करता हूं, मेरी जो कीमती चीजें वो मेरे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, राइट। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ मीन मेरे पास एक बैकयार्ड, पीछे कहीं जाके एक प्लेस अवेलेबल है जहां मेरा दुश्मन नहीं पहुंच सकता, वहां पे मैं अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स छुपा देता हूं। तो हुआ ये कि पाकिस्तान जब 1947 में बना, तो उसके बाद से इंडिया के साथ तो हमारी दुश्मनी पहले दिन से सामने आ गई थी कश्मीर इशू की वजह से। तो हमारी 65 में जंग हुई इंडिया के साथ और 71 में भी जंग हुई। Iran was the first country to accept Pakistan diplomatically, and Iran was the first country to ईरान का जो हेड ऑफ द शहंशाह ईरान थे, वो पहले फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट थे जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया। तो हमारे ईरान से ताल्लुकात बहुत अच्छे डेवलप हुए। अब होता ये था कि जब 65 और 71 की वॉर हुई है, तो हम अपने मूवेबल जिनको कहीं ले जाया जा सकता है, मूवेबल स्ट्रेटेजिक एसेट्स को ईरान में जाके छुपा देते थे और जंग के बाद हम ले आते थे। फॉर एग्जांपल PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जहाज, क्योंकि जंग के दौरान तो पैसेंजर फ्लाइट्स चलाई नहीं जाती हैं, राइट। तो ईरान हमारे लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ का काम देता रहा। बट जब 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया और उसके बाद ईरान ने एंटी वेस्ट पॉलिसी ली, उनके यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया, मुल्लायत आ गई, थियोक्रेसी यानी रिलीजियस लीडर्स की गवर्नमेंट आ गई, पूरा मुआशरा ही बदल के रख दिया गया और हम यूएस के एलाई थे और वो यूएस के अगेंस्ट थे, तो हमारी ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली इवेंट ईरान में खत्म हो गई। अब चूंकि हमने अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलके अफगान जिहाद का प्रोजेक्ट कामयाब बनाया, अफगान मुजाहिदीन को ट्रेंड किया, उनको सुपरवाइज किया, लुक आफ्टर किया और सोवियत यूनियन को हराने में कामयाब हुए, तो हमारे लिंक्स अच्छे डेवलप हो गए अफगानियों के साथ। तो ऐसा महसूस किया जाने लगा पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर यानी एस्टेब्लिशमेंट यानी मिलिट्री सर्कल्स में कि अब जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमें कभी मिली हुई थी ईरान से, अब वही स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है हमें अफगानिस्तान से मिल जाएगी, क्योंकि हमने उनके साथ कोऑपरेट किया है, तो इन रिटर्न वी शैल गेट द कोऑपरेशन। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। कॉन्सेप्ट बुरा नहीं था स्ट्रेटेजिक डेप्थ, but the way it was being interpreted by some political leaders, just like असफंजार वली साहब, तो उन और वली खान उनके वालिद, उनका कहना यह था कि अफगानिस्तान में मुस्तकबिल करीब या बईद, नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर में अमन कायम नहीं हो पाएगा। तो आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी गलत है, आप रॉन्ग परसेप्शन दे रहे हैं और इसको दुश्मन जो है, एनिमीज जो हैं, वो यूटिलाइज कर लेंगे। और ऐसा हुआ भी। बॉर्डर के उस तरफ अफगानिस्तान के अंदर ये वाला इंप्रेशन गलत तरीके से समझा गया। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब ये समझा गया कि हम अफगानिस्तान को अपनी क्लाइंट स्टेट बनाना चाहते हैं
और हम उसको अपनी एक कॉलोनी के तौर पे डील करना चाहते हैं, और हम उनकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते। और जब स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी एक्सप्लेन करने के हवाले से पाकिस्तान की हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट जो पॉलिसी मेकर्स थे उनकी तरफ से, खसूसन मिलिट्री साइड की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते थे कि पाकिस्तान वांट्स टू हैव अ फ्रेंडली गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, तो इससे भी ये एक्सप्रेशन लिया गया, ये इंप्रेशन लिया गया कि पाकिस्तान इंटरवीन करेगा अब सिविल वॉर के सोवियत फोर्सेस के जाने के बाद भी। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली पॉलिसी बुरी तरीके से पिट गई, और इससे ये हुआ कि हमने जो अफगान रेफ्यूजीज की होस्टिंग की, उनकी मेजबानी की इतना अरसा, हम वो अपनी सेक्रीफाइसेस को भी यूटिलाइज नहीं कर सके। 9/11 के बाद इंडिया ने प्रोपेगेंडा का भरपूर फायदा उठाया और आम अफगानी के दिल के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत नफरत पैदा कर दी, और पाकिस्तान की एम्बेसी पर काबुल में 2-3 दफा लोगों ने पत्थर और डंडों से हमला भी किया, मॉब से हमला भी किया। तो ये सारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी का नेगेटिव बैकलैश था, ये बैकफायर कर गया। तो ये मैंने आपको इसका एस्पेक्ट बता दिया। अब मैं कमेंट्स को एड्रेस करूंगा और उसके बाद फिर हम कल से अपनी रेगुलर क्लास शुरू करेंगे। जी जनाब, साथ बताएं कमेंट्स क्या हैं हमारे पास। गुड। मैंने वली खान साहब का पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, आप मेरे अल्फाज को गौर से सुने। मैंने कहा कि उन्होंने ये कहा है कि जो पीस है वो अफगानिस्तान में हालात ऐसे बन रहे हैं, सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी गलत है और ये बैकफायर करेगी। उन्होंने पहले बता दिया था, समझ पॉलिसी मेकर्स को नहीं आ रही थी, मैंने ये बात कही है, राइट। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी तो अब सारे पॉलिसी मेकर्स और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और सब मानते हैं 9/11 के बाद कि वो पॉलिसी बैकफायर कर गई। अब हमने पॉलिसी बदली है, और ये पॉलिसी निस्बतन बेहतर इसलिए है क्योंकि जो अफगानिस्तान में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ और फिर इससे पहले जो इलेक्शन हुआ जिसमें अशरफ गनी की पहली हुकूमत आई, तो हमारी शिकायत नहीं लगी कि पाकिस्तान ने मदाखलत की है अफगानिस्तान के जाती मामलात में, अंदरूनी मामलात में, राइट। सो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग माय डियर, ठीक है। करंट अफेयर्स की भाई कोई किताब नहीं होती, बात है सीधी। करंट अफेयर अखबारों, मैगजीनों, लिंक्स, आर्टिकल्स इसी से पढ़ा जाता है। जाहिर सी बात है, जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं उसका मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा, और मेरा लेक्चर सुनने के बाद ये मेरी गारंटी है आपको कि आप उस टॉपिक से मुतल्लिक कोई तहरीर पढ़ेंगे तो वो आपको कॉन्टेक्स्ट वाइज, इशू वाइज, टॉपिक वाइज मुकम्मल समझ आएगी। हाँ, वोकैबुलरी में आपको कुछ लफ्ज होंगे जो नहीं आएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं डिक्शनरी से। प्लस न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, किस तरह से मैनेज करें, ये हम कल आपको रेगुलर क्लास में बताएंगे। जी साथ, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कमेंट्स को आंसर कर दिया है, तो अब मुझे कल तक के लिए इजाजत दें। जो लोग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारा जो कोऑर्डिनेटर है सजाद, उसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फीस जमा करवाएं और रेगुलर क्लास का हिस्सा बने। आई वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड, और जो लोग हिस्सा नहीं बनना चाहते कोई बात नहीं, आई विश देम गुड लक फॉर CSS 2021. I would recommend them, don't waste your time, focus on your preparation. Thank you. Khuda Hafiz. Take care.